वाह, क्या आईपीओ है। पहले तो मैम गोडियम आईवीएफ, इसके बारे में बताइए। आज ये आईपीओ खुलने जा रहा है, 24 तारीख तक खुला रहेगा। सब सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। छोटा इशू है ये, 165 करोड़ रुपए का। फ्रेश इशू 90 करोड़ रुपए का है। इसमें 175 करोड़ रुपए का ओएफएस भी है। और कल शाम को डिटेल्स आई हैं कि इन्होंने एंकर निवेशकों से भी 49 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। तो लेकिन ग्रे मार्केट उत्साहित तो है, लेकिन कम होता जा रहा है उत्साह। ये 8.5 रुपये का प्रीमियम रहेगा, इसमें 87.5 रुपये पर ये लिस्टिंग हो सकती है। आपकी राय मैम इस बिजनेस मॉडल पर भी और इस आईपीओ में निवेश करने के लिहाज से भी, चाहे लिस्टिंग के हिसाब से चाहे लंबी अवधि के लिए? मैं इस बिजनेस मॉडल को बहुत ही बारीकी से और एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे इसके बिजनेस में दम लगता है। देखिए, एक बहुत ही निश पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के साथ ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहा है। हेल्थ केयर स्टॉक्स तो ऑलरेडी हैं। हॉस्पिटल की अगर आप बात करेंगे, फोर्टिस, किम्स, देयर आर मेनी स्टॉक्स, नारायणा हृदयालय, तो ये सब ट्रीटमेंट वहां मिल जाते हैं। लेकिन एक निश पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो इस आईवीएफ की पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत कंपनीज इस नहीं है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है इसको मिलने की कोशिश होगी। तो आप इसको, क्योंकि प्राइस बैंड ठीक है, इंडस्ट्री बहुत स्पेसिफिक है, बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें मुझे ठीक लग रही है। इस वजह से आप इसमें आईपीओ में भी एप्लीकेशन रखें। इन माय ओपिनियन प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ यहाँ पर। दूसरा चीज, आपको यहाँ पर मतलब रिटर्न, आई डोंट नो, बट इट्स अ गुड कैंडिडेट। मतलब मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर बात करूं तो वो शायद ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो जाए, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है, विच इज लाइकली टू लीड अ गुड रिटर्न्स। मल्टीफोल्ड तो नहीं बोलना है, चांसेस हैं, बट बहुत अच्छे चांसेस है। सो आप इसको रख सकते हैं। ये अच्छा आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करना भी जरूर मुझे लगता है करना चाहिए। और पोस्ट मार्केट भी अगर लिस्टिंग बहुत बड़ी नहीं हो जाती है, यानी 10% से ज्यादा लिस्टिंग अगर नहीं हो रही है गेन की, तो सेकेंडरी मार्केट में भी अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, 10% से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे लिस्ट ना हो तो फिर आप दोबारा भी, अगर नहीं भी मिलता है तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्राई करें। लेकिन लिस्टिंग गेन अच्छा हो सकता है, इसलिए आप चाहें तो इसमें पैसा लगाएं। मैं सही समझाऊँ ना? एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दूसरा नाम एक टेक्सटाइल प्ले है, श्रीराम ट्विस्टेक्स के नाम से। ये हालांकि सोमवार को खुलेगा। सोमवार को 2 आईपीओ खुलने वाले हैं, उसमें एक नाम ये है। और 110 करोड़ रुपए का इशू है, 95 से 104 का प्राइस बैंड है, और पूरा फ्रेश इशू है। ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है इसमें। 5 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, उसी पर स्थिर है। 109 रुपये पर यह लिस्ट हो सकता है। इस बिजनेस मॉडल में दम है। जो ऑलरेडी है उनकी हालत लंका खराब लुटी है। पड़ी है। नए आकर के इट्स लाइक ओएफएस भी है, या मतलब व्हाई यू वांट टू बी एग्जिट टू एनीबॉडी, राइट? तो रुक मत करिए। मतलब अगर आपको टेक्सटाइल में जाना ही है तो ऑलरेडी बहुत सारे काउंटर्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। सो काइंड ऑफ आप लेके भी, मतलब प्रीमियम लिस्टिंग की अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, प्रीमियम लिस्टिंग लाइक कि आपको 7-8 दिन में 10% कुछ मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन अराउंड जनरली होती है। तो उससे बेहतर तो आपके पास में सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक पड़े हुए हैं। तो ऑन दैट नोट, क्योंकि सेंटिमेंट्स भी वीक हैं, चल भी जाएगा तो सस्टेनेबल मूव नहीं होगा, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आई डोंट सी योर मनी सेफ इन दिस, तो इसीलिए फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला जो नाम है ना वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का। अब इस कंपनी के बारे में ना थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था। ये इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल C&I रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है, जिनका कुछ 2.8 गीगावाट का ऑलरेडी ऑपरेशनल ओन्ड एंड मैनेज कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। और ये कुछ 3.17 गीगावाट का और कॉन्ट्रैक्टेड है। अब कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या हुआ? ये कुछ अलग बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। ये अपने ग्राहकों को बिजली नहीं बेचते हैं, बल्कि उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपने ही एसेट्स में, अपने ही प्लांट्स में, फिर उनको ये बिजली सप्लाई करते हैं या फिर एनर्जी सप्लाई करते हैं। मैम, ये जो बिज़नेस मॉडल है ये आपको कैसा लगता है? इसमें बड़े बड़े नाम हैं, इसमें ब्रुकफील्ड का नाम भी जुड़ा हुआ है, कई सारे टेमासेक होल्डिंग जैसे लोग हैं जिन्होंने प्री आईपीओ राउंड में भी इन्वेस्टमेंट किया था इसमें। आपका क्या व्यू है इस बिज़नेस को लेकर और इस प्राइस बैंड को लेकर? तो इसके ना एक बार पीड्स को समझ लेना, और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि करती क्या है। पीड्स कैटेगरी में इसके एनटीपीसी ग्रीन आते हैं। आपका इसमें अडानी ग्रीन जैसी कंपनीज भी आ जाती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एनर्जी सोल्यूशन देती है। तो आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। सनराइजिंग, लेकिन थोड़ी सी बहुत हाँ, ज्यादा, ये तो आपका फेवरेट सेक्टर है। हाँ सनराइजिंग पे, हाँ, लेकिन इसमें इतना ज्यादा दबा दिया है ना,
मतलब अभी भी मेरा ये फेवरेट सेक्टर है, बट इतना ज्यादा दबा दिया है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलिए, असेंबली कॉस्ट बोलिए, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ वी वांट, मतलब जब मैं वी वांट बोल रही हूँ, वर्ल्ड एंड और कंट्री ऑल्सो, हम सभी चाहते हैं कि हम लोग जितना हो सके दुनिया को कम क्षति पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट हो जाएं अपनी एनर्जी कंजप्शन के लिए। लेकिन जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रही है, जिस तरह से एवरी एवरी पर्टिकुलर लोकेशन इज वांट कि हम अपने जितने हमारे पास रिसोर्सेज हम उसी के ऊपर अपनी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर आप देखेंगे ना कि ये साइडलाइन होते हुए लग रहा है, हल्के से साइडलाइन होते हुए लग रहा है, वो भी फॉर द टाइम बिंग, जब तक जितनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बन रही है। बट क्या इससे फोकस हट जाएगा? नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ तक अभी भी ये जो जर्नी है सनराइजिंग इंडस्ट्री है, सब कुछ शांत होने के बाद जब सब अपने तेल वेल बेच लेंगे, एक समय तो ऐसे आएगा कि फिर से सभी लोग बोलेंगे कि भाई धरती को बचा लो। सो जस्ट ऑन दैट नोट मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीजों को थोड़ा इजी नोट पर समझा सकूं। तो फिलहाल के लिए बिजनेस ठीक है। प्राइस बैंड जो इन्होंने लाया है वो कहीं ना कहीं बहुत हायर है। मैं वापस मुद्दे पर अभी आ रही हूँ, पर्टिकुलर इस आईपीओ के। तो इंडस्ट्री के सिचुएशन आपने समझ ली कि फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि जो भी कंपनीज ऑलरेडी इसमें काम कर रही है उनके मार्जिन्स पर दबाव है। ठीक है। ऑन दैट क्लैरिटी, जब और आने वाले समय में भी ये दबाव अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक दिखेगा, अगर सिचुएशन सुधरती नहीं है, या फिर जिनके पास में सप्लाई है, यानी हमारी ज्यादातर जो सप्लाई मिलती है हमको मिलती है चाइना साइड से ही, तो जिनके पास में सप्लाई है उनके साथ हमारे रिलेशन या ट्रेड इस तरह से हो जाए कि हमें सस्ता मटेरियल हमको दे, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए इस पर्टिकुलर निश में। नाउ क्योंकि 1000 से लेकर के 1053 का इनका जो प्राइस बैंड है ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो ही इसमें पैसा लगाइए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूर ही रहिए, वैल्यूएशन महंगे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। चौथा नाम है पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी का। ये शॉप इन शॉप वाला बिजनेस है, तो 380 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं। पूरी तरह से फ्रेश इशू ये भी है, इसमें कोई भी ओएफएस का पार्ट नहीं है। 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम है ग्रे मार्केट में, यानी कि 386 वाला 406 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। अगर आपको बिजनेस मॉडल पसंद हो तो क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? बड़ा स्पेसिफिक सवाल, सोना चांदी तो हर किसी को पसंद होता है, बट यस देखिए बिजनेस मॉडल के साथ साथ 2-3 चीजें और आपको देखनी है। तो एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है इस बिजनेस में, समय के साथ इनकी एसेट्स बढ़ती जाएंगी और ये अप्रिसिएशन उतना होगा कि जो इन्फ्लेशन है, मतलब आपके लेबर चार्ज, इन सबको बीट कर सकता है। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस बिजनेस। सेकेंडरी, प्राइस बैंड बहुत छोटा, अफोर्डेबल प्राइस बैंड रहा है, तो जनरली लोगों को लगता है कि ये सस्ता है, तो वो सेंटिमेंटल प्ले यहाँ पर इन्होंने कर लिया, विच इज सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट। और दूसरी चीज, आईपीओ फ्रेश भी है और छोटे साइज का भी है, तो ओवर प्रीमियम लिस्टिंग आपकी इन सब चीजों के बाद में इसी बात पर आके टिकती है कि प्राइस इशू कितना बड़ा है। हुंडई भी अच्छा था लेकिन साइज बहुत बड़ा था, तो इशू साइज छोटा होने की वजह से इसमें सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं अच्छे खासे। तो फिलहाल के लिए मेरी ओपिनियन में यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, तो ठीक ठाक लिस्टिंग की भी एक्सपेक्टेशन में रख सकते हैं। अगर नहीं भी तो सेकेंडरी मार्केट में भी रखने लायक है, जिसमें कि आप कम से कम 1-2 महीने का भी व्यू लेके चलें तो आपको निराश नहीं करेगा। साल भर के रिटर्न जो निफ्टी इंडेक्स देता है उससे ज्यादा ही दिखे जाने की उम्मीद आप रख सकते हैं, तो आईपीओ में अप्लाई करिए। सेकेंडरी मार्केट में अगेन एक थंब रूल है, अगर 10% से ज्यादा की लिस्टिंग नहीं हो रही है तो सेकेंडरी मार्केट में भी इंट्राडे लो के साथ में आप इसको रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये चारों आईपीओस की बात होगी जो कि आज खुल रहे हैं या फिर अगले हफ्ते जिनके इश्यूज आते हुए नज़र आएंगे। आई होप कोई दर्शकों का सवाल नहीं है जो कि हाल के आईपीओ आए हैं उसको लेकर, तो फिर एक टाटा टेक को लेकर एड्रेस कर दीजिए मैम सवाल। हालांकि आईपीओ का टाइम हो गया, 790 रुपये पर ये हमारे दर्शक हैं, बड़ी इनोवेटिव सी आइडिया है इनकी। ये कह रहे हैं कि मुझे बताइए इसमें क्या करना चाहिए। 1000 शेयर हैं 790 पर। ओके तो देखिए आप हैं तो ऊंचे दाम पर आए हुए, आपका जो एंट्री ऊंचे दाम की है, बट मैं आपको सजेशन बहुत ही ऑन सीरियस नोट मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ, 580 के नीचे होल्ड नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा इसको टूटना नहीं चाहिए, और अगर ये टूट रहा है इसका मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अभी जो बाद में आएगी न्यूज में, लेकिन 580 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर रखिएगा। रही बात आपका भाव, क्योंकि आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आएगा, बट अगर आप होल्ड कर जाए और इस बीच में जो एआई आईटी इनके बीच में अगर कोई सुधार आता है, आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स 29,000 जाके दोबारा रिवाइव होता है, तो आपको इसमें आपका एग्जिट जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए 640 एंड 700 की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, और ज्यादा समय मत दीजिएगा, आज से भी सिर्फ 6 मंथ्स का ही टाइम दो, और 580 का स्टॉप लॉस फिक्स रखिएगा, इससे नीचे मत होल्ड करिएगा। ठीक है, फेयर इनफ मैम। चलिए इसी के साथ आईपीओ वाला सेगमेंट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
वाह, क्या आईपीओ है।